सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज इस्लामाबाद कचहरी में फितना अल खवारिज और अफगान हिमायत याफ्ता दहशत गर्द ने खुद को हमला किया, जिसमें 12 लोग शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार खुद को हमलावर ने पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज वाना वजीरिस्तान में दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कैडेट कॉलेज के गेट से टकरा दी। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन 3 दहशतगर्द अब भी कॉलेज में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है और दहशतगर्द अफगानिस्तान से राब्ते में हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि आज के इस्लामाबाद हमले में कई पैगामात छुपे हैं, जिनका कई चीज़ों के साथ लिंक स्टैब्लिश होता है, जिसकी शवाहिद जल्द आवाम के सामने लाई जाएंगे। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस दहशतगर्दी को लाना काबुल हुकूमत की जानिब से एक ख़ास पैगाम है, जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की ताकत रखता है। तो क्या एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की पनागाहों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स का सिलसिला शुरू हो सकता है? इस दौरान एक और अहम पेशरफ भी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली में एक पुरस्कार कार धमाका हुआ, जिसमें 13 लोग जाँ बहक हुए। भारतीय जरीदा दी ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक किसी बारूदी मवाद और बारूदी धुएं के कोई आसार नहीं मिले हैं। जायवुकुआ पर कोई स्प्लिंटर नहीं, न ज़मीन फटी और ना ही किसी धमाका खेज मवाद के शवाहिद मिले हैं, लेकिन इंडियन मीडिया ने बगैर किसी तहकीकात के इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर आयद कर दिया है। क्या यह भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसका खदशा पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ अरसे से बयान कर रहा है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। डॉक्टर हुमा बुकाई साहिबा इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ फ़ोन लिंक पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे बताइएगा कि आज के ये जो इस्लामाबाद और वाना में जो गुज़िश्ता रोज़ हमला हुआ है, इसमें आपको कोई ऑर्गेनाइज पैटर्न या क्या लिंकेजेस दिखाई देते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल है। अगर आप मार्के हक और बुनियाद मखसूस के बाद से डेवलपमेंट्स देखें, जब उनकी ह्यूमिलिएशन हुई, शिकस्त हुई, और उसके बाद से एक वार मॉन्गरिंग हमने देखी, रेटरिक हमने देखी, और राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट्स देखें। अच्छा, इसके अलावा अमित शाह ने बातचीत की, फिर उनके आर्मी चीफ ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम इरेज कर देंगे पाकिस्तान को, उनको नक्शे से ये कर देंगे। फिर राजनाथ ने ये भी कहा कि जी कराची का रास्ता सर क्रीक से गुजरता है, सो एंड सो बहुत सारी एयर चीफ ने उनके स्टेटमेंट्स दी। फिर उनके जो आरएसएस के लीडर हैं मोहन भगवत ने भी बात की कि पाकिस्तान को इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड हमने उससे बातचीत करनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। फिर इसके बाद से देखें कि सिस्टमेटिकली जो डेवलपमेंट हुई, कि वो अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया कि वो हरियाणा में फरीदाबाद में उन्होंने 2900 kg एक्सप्लोसिव भी बरामद कर लिया, उसका जिम्मा भी कश्मीरों के पर लगा दिया। और इसके बाद से जो फिर वाकया हुआ, जो उसका रेड फोर्ट वाला वाकया था, और उसमें भी देखें जिस तरीके से ड्रामाबाजी हुई, सारा कुछ हुआ। और एक तरफ से कहा कि मीडिया को कहा कि आप पाकिस्तान पे फोकस करें, बाकी वो लोकली बाकी लोग कहते रहे कि सिलेंडर का धमाका है। सो देखें, इनके मकासद थे कि एक तरफ से टेरिटोरियल क्लेम्स भी कर रहे थे, मिलिट्री रेटरिक्स भी इसमें दे रहे थे, कि उसमें अपने बूस्ट कर रहे थे कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हम ये कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद से देखें कि ये वाकया हुआ कि जो रेड फोर्ट में हुआ, और उसके बाद से ये आज जो इस्लामाबाद में हुआ, सो नेक्सिस तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुआ या मुत्तकीन इंडिया का विजिट किया फॉर 8 डेज। और उसके बाद से जो हमले, जो उसकी मौजूदगी में हमले हुए, तो दोस्त बार इंडिया इंस्टिगेटेड अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान, और एक आपस में इनका तालमेल बन चुकी थी। सो कॉल्ड जो इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, हिंदुवाद रिपब्लिक के साथ जाके मिल गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। सो वन पेज पे थे। और आज का ये हमला देखे, उस कंटिन्यूटी में आप देखेंगे, इस हमले से पहले जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे एफिलिएटेड विद अफगान तालिबान रजीम, उन्होंने पहले से कहना शुरू कर दिया था, स्पेशली
हक्कानियों की तरफ से जो सपोर्ट वहां पे थी। सो आप देखेंगे जब इसके लिंक एस्टेब्लिश होंगे, इट वाज नेक्सस था इंडिया और अफगानिस्तान का, और इंस्ट्रूमेंटल इसमें हक्कानी होंगे जिनके लिए हमने बड़ी मदद की किसी ज़माने में जब जहाद का वक्त था, और उनकी वजह से ये सारे अब ये यहाँ पे हमला हुआ है। सो देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, दो राय ही नहीं है कि अफगानिस्तान और इंडिया के नेक्सस थे। और आपको जब ये बातचीत चल रही थी उसके बाद उन्होंने थ्रेट किया था कि हम इस्लामाबाद हमला करेंगे, तो कन्वेंशनली हमला तो नहीं कर सकते थे। सो इट वाज ओनली थ्रू द टेररिज्म जो उन्होंने आज ये करके दिखाया। सो इस तमाम तनाजुर में नेक्सस एस्टेब्लिश हुआ है। जो फितना उल खारिज से फितना हिंदुस्तान है वो अफगानिस्तान की प्रॉक्सी है और ये इंडिया की प्रॉक्सी है। नो, अफगानिस्तान ऐसे मुल्क के तौर पे इंडिया की प्रॉक्सी बन चुका है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये अकॉर्डिंग टू आवर डिफेंस मिनिस्टर कि ये हमला काबुल हुकूमत का एक पैगाम है, आपके ख्याल में क्या मैसेजिंग है? और जो डिफेंस मिनिस्टर बात करें अब, आप आगे क्या होता देख रही हैं? मेरे ख्याल है कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, पाकिस्तान शायद 3 फ्रंट वॉर में है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और इंटरनल। और जो इंटरनल फ्रंट है उसको हीटेड रखता है वेस्टर्न फ्रंट वाया इंडिया। तो इसकी तो डॉट कनेक्टिविटी हमारे पास मौजूद है। और अगर कल जो न्यू दिल्ली में हमला हुआ है और उसके बाद जो एक बार फिर उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाने की, जिसको उनके अपने सहाफियों ने, उनके अपने सियासतदानों ने, उनके अपने पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स ने रिजेक्ट कर दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी उम्दा बात कही, ट्विटर पढ़े, उसमें उन्होंने कहा है कि अच्छा, अगर ये पाकिस्तान ने हमला किया है, आपने पाकिस्तान ने ये करवाया है, तो आप हमले की हिम्मत रखते हैं? अब ये सवाल पूछ रहे हैं उनके अपने पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स। तो ये बात तो सही है कि इंडिया को पता है कि शायद कन्वेंशनल फ्रंट पे इस वक्त वो जवाब पर नहीं जा सकते, लेकिन मैं अभी भी समझती हूँ कि वो हमारी सी लेन्स पर हमला कर सकते हैं। बिहार के इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है और बीजेपी हुकूमत की डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल वाजे है। लेकिन मैं ये समझती हूँ आदिल दैट वी शुड टेक आवर केस टू द नेक्स्ट लेवल, और वो ये है कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने आज बिल्कुल वाजे तौर पे बताया कि हमारे पास एविडेंस है और हम मजीद एविडेंस जमा कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो इस्तांबुल टॉक फेल हुई हैं, वहां पर भी पाकिस्तान ने क्रेडिबल एविडेंस दी है, जिसको एक्सेप्ट किया टर्क्स ने और दोहा के ऑफिशियल्स ने। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ये सवाल उठाए कि क्या इंडिया को स्टेटस की कम से कम ग्रे लिस्ट में नहीं होना चाहिए फॉर फाइनेंसिंग टेरर इन पाकिस्तान टू अ थर्ड कंट्री, क्योंकि इसके अब हमारे पास शवाहिद हैं। तो मेरे ख्याल है ये बहस उससे आगे निकल गई है कि इंडिया करवा रहा है, ये तो हमें पता है, अफगानिस्तान के थ्रू करा रहा है, इसकी भी शवाहिद है। कि अब इसको एस्केलेट करने की जरूरत है ताकि जो पेन पाकिस्तान ने बिला वजह साल उठाया उसको हम वजह के साथ शोकेस करें और इंडिया को हम फिर कटहरे में लाएं। ओके, सो अब आपको लगता है ये इससे आगे की बात है, ये बहस ही अब ख़त्म हो गई है कि ये वाया अफगानिस्तान होता है या इंडिया स्पॉन्सर्ड है? ये अब क्योंकि एविडेंसेस जिस लेवल के हैं या जिस लेवल पर डिस्कशन जा चुकी है, ज़ाहिर स्पेशली पोस्ट में वॉर, तो ये सिचुएशन अब बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रिगेड साहब मुझे बताएं कि इन अटैक्स के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स या जो बॉर्डर एक्शंस जो हैं उनका कितने चांसेस बढ़ गए हैं? यहाँ बिल्कुल 100% बढ़ गए हैं जी। बिल्कुल पाकिस्तान इसका जवाब ज़रूर देगा। और पाकिस्तान ने देखें कि जब बातचीत हुई है, दोहा में बात हुई, इस्तांबुल में बात हुई, सो सीज फायर वॉज कंडीशनल। पाकिस्तान ने बड़े वाजे कर दिया था, एनी अटैक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, ये अटैक पाकिस्तान में होता है, उसके ताने बाने एस्टेब्लिश होते हैं अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान इसका रिस्पॉन्ड करेगा। आपको देखें पाकिस्तान ने तो डिप्लोमेटिकली और मॉरली तो अब एक एसेंडेंसी हासिल की है, और इसके बाद से जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बातचीत पे गए और सब कुछ किया, सबूत दिए, इसके बाद भी ये वाकयात होते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी दे विल सपोर्ट पाकिस्तान। सो पाकिस्तान यकीनन जाएगा और पाकिस्तान के पास सारी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस है। हम कंदहार पहले जा चुके हैं, काबुल जा चुके हैं, पक्तिका जा चुके हैं, खोफ जा चुके हैं। सो मेरे ख्याल में स्टिल विल गो और जाके हम स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि
वी हैव स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस जिसे हम कह सकते हैं ना, वो अभी हमारे खत्म हो चुके हैं। वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल ऑप्शंस, ऑल्दो स्टिल वी कैन ओपन द डायलॉग और डिप्लोमेसी को चांस देंगे, लेकिन इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और फिर देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, 4 दिनों में वी कैन सेटल द सो कॉल्ड प्राइड ऑफ इंडिया इन 4 days, अफगान तालिबान रजीम विल स्टैंड नो वेयर। देखें ना, कन्वेंशनली तो कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर हमारी कैपेबिलिटी है, हमने यहाँ बैठ के चीज़ें भेजनी है और वहाँ जाकर उन्हें स्ट्राइक कर देनी है। तो मेरा ख्याल में हाई टाइम, और बाकी मैं बिल्कुल ये चीज़ है कि इंटरनेशनली हमें जाना चाहिए। नेक्सिस देखे आपने, हमने 5 से डोजियर जमा करा चुके हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंस इसमें भी है। रिसेंटली आपने देखे कि मेजर संदीप का जो नेटवर्क पकड़ा गया था, जिसमें पाकिस्तानी मजीद वॉज वर्किंग फॉर हिम, जिस तरह उसने कहा था बलूचिस्तान से लाहौर तक हमारा कंट्रोल है। और इसके बाद से ये फिर एजाज मल्ला पकड़ा गया, उसके में आपके पास सबूत है। पाकिस्तान के पास अभी एक बनता है कि हम एक और डोजियर भी बनाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास भी जाएं, और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में अभी देखा ना, ब्लूमबर्ग ने जो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है जिसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट कंफर्म की गई है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी सिक्योरिटी काउंसिल में भी हम जा सकते हैं, वहाँ पे आपके पास बाकी कंट्रीज की मदद से ऑलरेडी देखें कि जिस तरह ट्रम्प इनके पीछे पड़ा हुआ है, तो हम उनको एक्सपोज कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तमाम स्टेप्स लेने चाहिए, एक और डोजियर भी लेना चाहिए, इंटरनेशनल फोरम से भी जाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अफगानिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। और हमारी जो लिवरेजेस है हमारे, देखें कि एक लिवरेज है अफगान ट्रांजिट ट्रेड को हमें फौरन सीज कर देना चाहिए। आप देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज एक घुटनों पे आएंगे। इलीगल अफगान जो पाकिस्तान के अंदर है, फौरन हमें एट ऑल कॉस्ट 100% वेदर दे आर डॉक्यूमेंटेड और इलीगल, दे शुड बी डिपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। और इसके अलावा ये स्ट्राइक्स वगैरह जो कंटिन्यूस जो काइनेटिक एक्शन होगा, और आपके पास डिप्लोमेसी, मैंने कहा एक और आपके पास लिवरेज है, पहले हम उनको सपोर्ट करते रहें कि उनके एसेट अनफ्रीज हो जाएं, उनको सपोर्ट मिले, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिले, तो हमें उससे पीछे हटना चाहिए। उनको अभी हमें एक्सपोज करना चाहिए कि अफगानिस्तान कर क्या रहा है, थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस। और फिर आपके पास इंटेलिजेंस भी, आपके पास एक लेवरेज है, पाकिस्तान का बड़ा एक्सपीरियंस है एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। हमारे एजेंसीज दे अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स इनसाइड अफगानिस्तान, द वॉरलॉर्ड्स, द डेमोग्राफी। मेरा ख्याल में वी हैव द कैपेबिलिटी। तो इवन हम देखें खाली ट्रांजिट ट्रेड रोकें तो 90% ट्रेड पासिस थ्रू पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल में उससे भी फर्क पड़ेगा, और पाकिस्तान कैन रीशेप द ट्रैजेक्टरी ऑफ अफगानिस्तान इकोनॉमी। राइट। सो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, अब हमारे पास डिप्लोमेटिक या मिलिट्री ऑप्शंस क्या हैं? ब्रिगेडियर साहब ने तो अपनी राय का इजहार किया है कि किन किन ऑप्शंस पे हम काम कर सकते हैं, तो मिलिटरीली हम कहाँ तक जा सकते हैं, और डिप्लोमेटिकली क्या वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल ऑप्शंस, या और स्टिल वी हैव सम ऑप्शंस अवेलेबल? नो, आई डोंट थिंक कि हमने कोई सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर दी हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान पोजीशन ऑफ पावर में है, लेकिन स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करता है। जैसे टॉक ब्रेक डाउन भी हो गई बिकॉज ऑफ अफगान एरोगेंस, तो पाकिस्तान ने कोई सीज फायर खत्म नहीं किया, सीज फायर अपनी जगह है। फिर इसके अलावा हम कुछ क्रिटिकल स्टेप्स ऑन द ग्राउंड ले रहे हैं, जिसमें इलीगल अफगान की वापसी भी है, वहां पर भी हम लचक दिखाने को तैयार थे। अगर अफगान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो फेज है पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन करने का, उसके खिलाफ एक्शन लेते, तो वो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, इसी पे टॉक ब्रेक डाउन की है। लेकिन देखिए, टायरनी ऑफ ज्योग्राफी है, लैंडलॉक स्टेट है, कितने अरसे ये प्रेशर सस्टेन कर सकती है। और फिर माजी में आप जाएं, जब आपको याद है आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था, तो फिर हमने स्ट्राइक बैक किया था, और हमने स्ट्राइक बैक ऐसा किया था जिससे तकलीफ हुई थी। मैं उस वक्त ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में थी, और अफगानिस्तान में लोग चीखे मार रहे थे जब पाकिस्तान ने उस बात पर रिएक्ट किया है। और हमने यही कहा था कि सिर्फ अगर हम जनाजे उठाएंगे तो हम जवाब भी देंगे। वही सूरत हाल, अगर हम जनाजे हमें उठाने पड़ेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। और इस वक्त हमने इस्लामाबाद में जनाजे उठाए, KPK में भी उठाए, बलोचिस्तान में भी उठाए। तो मेरा ख्याल है कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। लेकिन पाकिस्तान एक मैच्योर स्टेट है,
और वो अभी भी चाहता है, क्योंकि अभी भी देखिए ईरान ने मीडिएशन ऑफर की है जो कि एक वीक ऑफर है। ब्रिगेडियर साहब, ये न्यू दिल्ली में भी जो है वो जो कार धमाका हुआ है उस पर इंडियन मीडिया ने ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। क्या ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है कोई, जिस तरह भी आपने पहले भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में कांग्रेस ने ये कहा कि ये पॉलिटिकल फॉल्स फ्लैग है और मीडिया भी उनका पूरी तरीके से इस दफ़ा उनके साथ नहीं है। सो क्या वहाँ भी ये रियलाइजेशन है कि जो खेल मोदी सरकार खेल रही है रीजन के अंदर हिंदुत्व सुप्रीमेसी के लिए, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, वो अब वहाँ पर भी उस तरह वो कार्ड चल नहीं रहा? और आपको क्या लगता है कि कोई मिस एडवेंचर इसके बावजूद भी इंडिया कर सकता है? देखें, अव्वल तो मैं इस पे आता हूँ, मिस एडवेंचर बिल्कुल नहीं कर, कन्वेंशनली इनकी पावर ही नहीं है ना। जो कंटिन्यूटी की जब बात करते हैं टेररिज्म है, यही अजीत दोवल कहता है। तो अभी उनको एक ही चीज चाहिए, वो अफगानिस्तान की सॉइल चाहिए, तो वो अफगान तालिबान ने उनको प्लेट में रख के दे दी है। और इस्लाम की बात करते हैं तो वो दे आर फैसिलिटेटिंग इंडिया। तो इंडिया पे देखें ना, इंडिया की बड़ी हिस्ट्री है, मैंने कहा 1950 से है, और पिछले जो 20 साल थे अशरफ गनी और करज़ई में तो विर्चुअली रॉ वाज कंट्रोलिंग अफगानिस्तान। सो इनका भी इन डेप्थ वहाँ पे कंट्रोल है, उनके वॉल लॉर्ड्स के साथ भी राब्ते हैं। और जो उनके पेरोल पे देखें, अजीत दोवल ने क्या कहा था कि ये तालिबान जो है यार मर्सनरीज, उन्होंने कहा हमने पैसा फेंकना है, ये हमारी तरफ होंगे। इस दफा उन्होंने देवबंद का कार्ड खेला एंड ही मुत्तकी वाज टेकन टू दारुल उलूम देवबंद, वहां से उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। सो देखें कि ये जो नेक्सिस है, और अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल भी इन दरमियान में आया है कि उसमें कि फैसिलिटेट करने के लिए। सो ये देखें कि ये लोग अनग्रेटफुल लोग हैं। आपने इनकी इतनी मदद की राइट फ्रॉम 1947, लेकिन अफगानिस्तान ने आज भी, मुझे एक चीज कोट करें, राइट फ्रॉम सरदार दाऊद से लेके अभी तक इन्होंने अगर एक्नॉलेज किया, आपने सपोर्ट की है। आज हक्कानी आपके खिलाफ बैठ के वहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहा है, फैसिलिटेशन करा रहा है, फितना और ख्वारिज को यूज कर रहा है आपके खिलाफ। उनके फोर फादर्स को हमने सपोर्ट किया, हमने शेल्टर किया। सो ये वो लोग हैं। फिर आप अफगानिस्तान बाकी भी देख लें, मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा चमन कुचला कोयटा में रहता था। तो देखें ये लोग हैं कि एक्नॉलेज नहीं करते हैं। आप इस्लाम की बात करते हो, लेकिन इस्लाम के खिलाफ ही, पाकिस्तान के खिलाफ आप कैसे जाते हैं? पाकिस्तान तो फैसिलिटेशन करने को तैयार है। सो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल कहा है, जब यहाँ पे जनाजे उठेंगे तो मेरे ख्याल में फिर उसका जवाब हमें देना चाहिए। और दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि अफगान ट्रांजिट ट्रेन शुड बी सस्पेंडेड फॉर द, मेरे ख्याल में हमेशा के लिए। उसको सस्पेंड भी क्या, इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। 90% अफगानिस्तान की जो ट्रेड है दैट इज थ्रू अफगान ट्रांजिट ट्रेड, पाकिस्तान के थ्रू होती है। अगर यही हम इसको चाबी देंगे तो आप देखेंगे कि कैसे ये घुटनों पे हंसते हैं। ओके, राइट, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद थी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे। अगर जनाजे उठाएंगे तो फिर रिएक्ट भी करेंगे, रिटेलिएट भी करेंगे, और लैंड लॉक कंट्री इज़ टेकिंग अ ग्रेट रिस्क। सपोर्ट कर रहा है उसको इंडिया, और इंडिया जो है वो जब डायरेक्ट लड़ाई में नाकाम हुआ है तो वाया अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान के अंदर उसकी प्रॉक्सीज़ हैं उनको एक्टिवेट किया है। और ये दहशतगर्दी के वाक़यात के फुटप्रिंट्स जब तक हुकूमत इंडिकेट कर रही है वो इसी तरह से हमें मिल रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे। सेनेट के बाद आज कौमी असम्बली ने भी 27वीं तरमीम को पास कर लिया है, इस पर ज़रा बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सेनेट के बाद आज कौमी असम्बली में भी 27वीं आईनी तरमीम पेश हो गई है, जहां से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत के दस्तखत और गैजेट नोटिफिकेशन का इंतजार बाकी रहेगा। इस तरमीम के तहत आर्म फोर्सेस के कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर और अदलिया के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। अदालत के सो मोटो इख्तियारात को रेगुलेट कर दिया गया है, जिसके बाद जुडिशल एक्टिविज़म के इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अब जजेस की तकर्री में बार काउंसिल और हुकूमत को फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है। सवाल यह है कि इन तब्दीलियों के सियासी असरात क्या होंगे, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ PTI की बारगेनिंग पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो रही है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि पार्टी मुफाहमत की बजाय सियासी इंतहा पसंदी की राह पर गामजन हो चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयानात और उनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज इस बढ़ती हुई सियासी महाजराई का एक और सबूत है।
इसी तनाजुर में PTI के 3 साबिक रहनुमाओं की जानिब से मसालहत की एक कोशिश भी सामने आई थी, मगर बज़ाहिर वो कोशिश अब कहीं रुक सी गई है। अब सवाल यह है कि क्या 27वीं तरमीम के बाद PTI के लिए कोई सियासी स्पेस बाकी रह गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, ये 27 अमेंडमेंट पर आपका ओवरऑल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता देख रहे हैं इन फ्यूचर? पहली बात तो यह है कि 27वीं तरमीम लाई गई है बुनियादी तौर के ऊपर एक पॉलिटिकल शॉक्स को ऑब्जॉर्व करने के लिए। अब इससे जाहिर है कि जो आइन का एक बड़ा बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको तो बहुत ही बड़ी, स्पेशली जो जुडिशल साइड के ऊपर है, वो तो बहुत ही बड़ी गजन पहुंची है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है वो तो इसके बाद बिल्कुल एक ख्वाब और ख्याल ही बन गया है। अब देखिए ना, 8-10 जज बैठेंगे, वो बताएंगे पूरी पार्लियामान को कि कानून क्या है। सुप्रीम कोर्ट आपने ख़त्म ही कर दी है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है। अब वो बेसिकली एपेलेट कोर्ट है। देयर इज नो सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान एनीमोर। और जो ट्रांसफर्स हैं जजेस की, जिस किस्म की बेईमानी जुडिशल कमीशन अपॉइंटमेंट्स में किया गया है, सो बुनियादी तौर के ऊपर तो ये सारी कार्रवाई जो है वो एक तो जुडिशरी को तो बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। दूसरा हिस्सा जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रोल के ऊपर है। उसमें भी जो डिबेट एक बड़ी चाहिए वो डिबेट तो नहीं है मौजूद। और सच्ची बात यह है कि उसके अंदर भी ज़्यादा जो लिखा है या चीज़ें की गई हैं वो भी कोई बहुत उनके पीछे कोई बड़ी कोई आई वुड से कि बड़ी सोच जो है वो भी वहाँ पर भी नहीं है। तो इसलिए एक अनफॉर्चुनेटली, लेकिन स्पेशली जो इशू है आपका जुडिशियल स्ट्रक्चर का, वो तो बिल्कुल ले गया है और उस पर तो बहुत नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। अच्छा, अब ये 27 अमेंडमेंट जो है उसके PTI की पॉलिटिकल बार्गेनिंग पोजीशन पर क्या फ़र्क पड़ा है इससे? अब जो हो गया है वो हो गया है, इसको किस तरह देखते हैं? और दूसरा, इसके अंदर जुडिशल एक्टिविज़म का भी जवाब दें मुझे कि ये रास्ता तो चले रुक चुका, जुडिशल एक्टिविज़म का भी दौर हम देखते रहे ना। एहतजाज के ज़ोर पर बात मनवाने की जो PTI कोशिश कर रही थी तो वो भी सारी नाकाम हो गई। अब जुडिशरी से भी सपोर्ट नहीं मिल रही, प्रोटेस्ट से भी मसला हल नहीं हो रहा, और क्या वजह है कि PTI इस जो रियलिटी है उसके साथ सिंक नहीं हो पा रही? देखिए, PTI की पॉलिटिक्स में तो बड़े लूप होल्स हैं और जाहिर है कि उसके ऊपर एक तनकीद भी जो है वो की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो देखा जाए तो जो हुकूमत की तरफ से भी पॉलिटिक्स तो बिल्कुल मीडियोकर है और उसके नतीजे में PTI और हुकूमत की इस लड़ाई में, एस्टैब्लिशमेंट की इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा सफ़र जुडिशरी ने किया है, जिसका पूरा स्ट्रक्चर ही तबाह हो गया है। और अभी तक कोई ये बात तो आपकी ठीक है कि PTI का कोई इफेक्टिव चैलेंज उस तरह से नहीं दे पाई हुकूमत को, बट हुकूमत भी इमरान खान को मैनेज नहीं कर पाई। एक्चुअली PTI को भी अगर आप सफरिंग पार्टीज में शामिल कर लें तो PTI तो सफ़र ही कर रही है, बट प्रॉब्लम तो ये है कि इमरान खान का जितना बड़ा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है इमरान खान का, वो तो सॉल्व हुकूमत से नहीं हो पा रहा। और इसके नतीजे में जो आपने कहा कि इसके नतीजे में क्या होगा, देखिए इसके नतीजे में भी हुकूमत ने अगर एंगेजमेंट ना की और मामलात को, टेम्परेचर को नीचे लाने की सही ना की, तो इसका फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। इससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पोलराइजेशन में इजाफा ही होगा। और अगर आपने जो अपनी हिस्ब इख्तिलाफ है उससे देखें ना, आपने सिंबल ले लिया, आप उस इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, सारी पार्टी जेल में है, खुद इमरान खान, उनकी बेगम जेल में है, तो उनके स्टेक्स ही नहीं है सिस्टम में। अल्टीमेटली जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं उसमें आप एक और बड़ी मूवमेंट देखेंगे और शायद सोहेल आफरीदी को लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद में आना पड़े, आपको असम्बलियों से रिज़ाइन करना पड़े PTI को, और उसके बाद जो अगला मरहला होगा उसमें आप जब ज़ोर ज़बरदस्ती, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो मईशत में बेहतरी नज़र आनी चाहिए, जो एक ठहराव नज़र आना चाहिए, वो नज़र नहीं आएगा और अल्टीमेट सफर विल बी पाकिस्तान। लेकिन चौधरी साहब, ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जारहाना और टू एन एक्सटेंट कुछ जाहिलाना बयानात भी हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, क्या पॉलिटिकल अप्रोच हो सकती है कि मतलब एक चीफ़ मिनिस्टर शुड बिहेव लाइक अ चीफ़ मिनिस्टर? ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, आपके ग्रीवेंसेस भी होंगे, बट जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं या जिस तरीके से वो ये मसला हल करना चाह रहे हैं,
तो ये चीज़ें भी तो उनको उस मकाम पर लेके जा रही हैं जहां पर कन्फ्रंटेशन इस नहज पे पहुंच चुकी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस सुहेल आफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने में जो हमारे हुक्मरान हैं उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। अगर आपने आज परवेज़ खट्टक की सियासत को ज़िबा ना किया होता, महमूद खान को ख़राब ना किया होता, अली अमीन गंडापुर को ना किया होता, सारी सीनियर लीडरशिप की पीटीआई को जो है आपने ठुड्डे बुक्के मार के सियासत से बाहर ना किया होता, तो फिर आपको मैच्योर लोग भी मिलते। अब आपने एक 36 साल के नौजवान को जो मौका मिला और इमरान खान ने जो उनको दिया है, देखिए उनका एक्सपोजर जितना है उन्होंने उतनी ही बात भी करनी है, उन्होंने उतने ही इकदाम भी करने हैं। और एक्चुअली तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये अपनी गलतियों की सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं। और आगे चल के आपको एहसास होगा कि एक्चुअली ये और बड़ा सानेहा था जो पाकिस्तान के साथ हुआ, और जिस किस्म की सिचुएशंस इस वक्त बनती जा रही हैं और आगे बनती जा रही हैं, अगर उसमें हम कन्फ्रंटेशन को नीचे ना ला सके तो जो हमारा एक डोमेस्टिक क्राइसिस है, जो हमारी बॉर्डर सिचुएशन है, वो इकट्ठी हो जाएगी। और पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, आज भी जो आपने देखा है, अब इस्लामाबाद के ऊपर हमला हो गया है, वाना कैडेट कॉलेज पे हमला हो गया है, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के पाकिस्तान को एक बहुत ही पेचीदा सूरत हाल की तरफ ले जा रही हैं। और इस पर अगर आप फिर भी इमरान खान को इंगेज नहीं करना चाहते, पार्टी को इंगेज नहीं करेंगे, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जो हरारत है वो बहुत राइज कर जाएगी और आपको बहुत प्रॉब्लम हो। देखिए, एक आपका अपना रिकॉर्ड पर बयान है ये कि आप ये कहते रहे कि गवर्नमेंट के दिनों में भी और उसके बाद भी आपने कहा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते मुनक़ता नहीं करने चाहिए थे, हमने बड़ी गलती की है। ये तो आप भी जानते हैं ना कि आपकी पार्टी पूरी मिलकर इज्तिमाई तौर पर भी अगर इमरान खान को कोई बात समझाना चाहे तो नहीं समझा सकती अगर उन्होंने लड़ाई झगड़ा ही करना हो या कोई फ़ैसला और करना हो। सो इसमें क्या फ़र्क पड़ता कि अगर जो लोग एफर्ट कर रहे थे उनकी भी तो नहीं सुनी गई? फिर नहीं, उनकी सुनी नहीं गई, लेकिन वो पार्टी के अंदर होते तो आज पार्टी एग्जिस्ट कर रही होती ना। आज अगर इमरान खान जो हैं वो अगर जेल में भी हैं, तो अगर शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, परवेज़ खट्टक हैं, मैं हूँ, हमाद अज़हर हैं, उसके बाद आपके जो महमूद खान हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, ये सब लोग अगर इस वक्त पार्लियामेंट में होते और उन्हें एक फेयर इलेक्शन लड़ने दिया गया होता तो आज पार्टी की भी अहमियत होती। अब आप देखें ना, पार्टी की तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी, पार्टी तो सारी पॉलिटिकल नॉविसेस के ऊपर है। सो अगर आपने इमरान खान की को भी कोई बात कन्वे करनी है, बात करनी है, तो देखें वो यही को काडर कर सकता था ना। अब तो आपने काडर ख़त्म कर दिया, उसके बाद अब तो इधर उधर से जो है वो एक आप समझिए कि सियासी नाबालगान को जमा करके एक ग्रुप बन गया और उसकी कोई पॉलिटिकल वर्थ नहीं है। आज इमरान खान ये जो 32 रुकनी या 22 रुकनी पॉलिटिकल कमेटी है, मतलब आप इतने सालों से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, आई कैन बेट कि आप शायद 4-5 लोगों से ज्यादा लोगों के नाम भी नहीं जानते होंगे ये लोग कौन। इसी तरह से जो बाकी डिसीजन मेकर्स हैं वो आपके सामने हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है ना, जब आप जब तनावर दरख्त काट देंगे तो नीचे तो फिर घास फूस ही रह जाएगा। ये अच्छा, आप भी एक एफर्ट कर रहे थे विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को या सियासी लोगों को इसी किस्म के एफर्ट्स करने चाहिए। एक्सट्रीम क्राइसिस के अंदर भी पॉलिटिशियन के पास तो यही होता है ना, वेपन तो नहीं होता उनके पास, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल ही कर सकते हैं वो, या डायलॉग कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, और सिचुएशन को देख कर जो है वो हीट लाते हैं या कूल डाउन करते हैं सिचुएशन को। मुझे ये बताएं कि उस एफर्ट का क्या बना जो आप एफर्ट कर रहे थे? वो आपको तो बाहर से दूर की बात अंदर से ही निश्तर चलना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसका क्या बना? मजीद आगे बढ़ रही है, कुछ उसमें होप है, या जिस दिन आप एफर्ट कर रहे थे उसी दिन एक ट्वीट भी आ गई, उसके बाद सब जबरदस्त हो गया? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, हमारी तो जो फार्मूला है जो हमने दिया है हुकूमती मिनिस्टर्स को भी और हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से जो हमारी गुजारिश है वो तो यही है कि देखिए, आप हुकूमत में हैं और आपको ही पहला कदम लेना पड़ेगा सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए। और उसके लिए हम ये समझते हैं कि जो कोट लखपत के असीरान हैं उन्हें जो है वो जो उनका कानूनी हक है वो मिले, उनकी सज़ाएं, उनकी जो ज़मानतें जो हैं वो हों, जो उनका राइट है। और उसके बाद आके वो इमरान खान की इजाज़त से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक एंगेजमेंट का सिलसिला शुरू करें। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हमारे, जिनको बेचारों को
3-3 साल हो गए हैं जेलों में, उन लोगों को जो है वो रिहा किया जाए, औरतों को रिहा किया जाए। इससे पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल फजा है उसके अंदर बेहतरी आएगी और कम से कम ये मेज़ पर बैठ सकेंगे। तो अभी हुकूमत की तरफ से तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, उनकी जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और वो इस जानब बढ़ना चाहते हैं। तो अब ये अमेंडमेंट का मामला थोड़ा किसी तरफ लग जाएगा मैं ख्याल एक दिन में, तो हम फिर बैठेंगे और हाईएस्ट लेवल पे बैठेंगे, तो देखते हैं कि इस पर आगे बात कैसे चलती है। आपकी एक मुलाकात भी ड्यू थी जो हुकूमती वज़रा के साथ, तो वो मुलाकात आप कह रहे हैं फ्रूटफुल रही है, आपको लगता है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं? हुकूमती जो वज़रा हैं और जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स हैं, जो आप समझिए कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के मेन डिसीजन मेकिंग कार्डर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनसे जो मुलाकातें हुई हैं वो सारे जो हैं वो इस पे बिल्कुल आई थिंक वो एग्री करते हैं हमसे। तो इस वक्त इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर जो मेन हर्डल है वो इस वक्त मौजूदा पीटीआई एग्जिस्टिंग लीडरशिप जो है पीटीआई की, वो हर्डल है, अगर आप कह रहे हैं हुकूमत तावन करने को तैयार है तो? नहीं, पीटीआई की लीडरशिप भी चाहती है कि एंगेजमेंट हो। पीटीआई के जितने सीनियर लोगों से मुलाकात हमारी हुई है वो सारे इस हक में हैं कि ये प्रोसेस, और वो समझते हैं कि ये ही वाहिद प्रोसेस है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है, और ये सारे लोग जो हैं वो भी ये करना चाहते हैं। अब सिर्फ ये है कि उसका मॉडस ऑपरेंडाई क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, और अगर हुकूमत संजीदा रहती है और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे होते हैं इस पे, तो उम्मीद है कि इस पे जो हमारे सियासी हालात हैं उनमें बेहतरी आएगी। ओके, तो ये मुझे ज़रा ये बताइएगा कि एक तरफ ज़ाहिर है हुकूमत, अब तो आप खैर कह रहे हैं हुकूमत भी इस पर आपको पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है, दूसरी तरफ चले आप एक एफर्ट कर रहे हैं, आपकी बातचीत ज़ाहिर है पार्टी के लोगों से होती होगी, आप कह रहे हैं सीनियर लीडरशिप भी इस पर कन्विंस है, लेकिन एक एलिमेंट है जो बात नहीं करना चाहता या जो हर सूरत एहतजाज करना चाहता है। लेकिन ये मुझे बताएं, जो पार्लियामान में बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनसे तो करीब आ सकती थी, पीटीआई उनसे भी करीब नहीं आ पा रही, उनके भी जो है वो साथ कोई ऐसे मामलात नहीं है कि जिसकी बेस पर कोई अपनी बात मनवा सके। देखिए मेरी नज़र में तो आपको पता ही है, मैं तो आपके प्रोग्राम में भी और कितना जब मैं जेल में था उस वक्त से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, और मैं ये भी समझता हूँ कि अपोजिशन को की जो लीडरशिप है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को फ़िलहाल हमें देनी चाहिए। अगर चाहे पार्टी बड़ी पीटीआई है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी शख्सियत इस वक्त ऐसी है जेल से बाहर, जो कि एक बड़ा महाज खड़ा कर सकती है हुकूमत के ख़िलाफ़। और एक्चुअली अगर बातचीत भी करनी है तो मौलाना फजलुर रहमान जैसे कद के लोग जो हैं, पीर साहब पगाड़ा के कद के लोग हैं, हाफिज नईम साहब जैसे लोग हैं, उनको जो है वो आपको अपने साथ रखना होगा। और ये बात मैंने खान साहब से अगस्त में मैंने बड़ी उनसे डिटेल बात भी की थी, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट यही की थी कि अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं ये पॉलिटिकल अलायंस जो है वो बना लूँ। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने कहा मुझे सोचने दो, लेकिन बाद में वो वहाँ पे वो तहरीक अनाउंस हो गई, तो अब ज़ाहिर उस तहरीक का जो बनना था वही बना। मेरी नज़र में तो अब भी वाहिद हाल यही है, और हुकूमत के लिए भी अच्छा यही है कि एक अपोजिशन का अलायंस हो जिसमें एक बफर हो जाएगा इमरान खान और गवर्नमेंट के दरमियान, और हम कई चीज़ें जो हैं वो फिर हुकूमत से मनवा सकेंगे। बट लेट्स सी कि अब अगर हुकूमत डायरेक्टली भी बातचीत करती है तो भी मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे जो लोग, अभी हम मौलाना को भी मिलने जा रहे हैं, तो वापस वो आते हैं बांग्लादेश से, तो उनसे भी गाइडेंस लेंगे कि इसको कैसे इस अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने बात की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।